बचपन की चाह में तृष्णा का लहर उठाया, धन की चाह में उसने तंत्र को अपनाया। पर जादू की दुनिया में बसा था छल का रंग, अंत में खो गया सब, खाली हाथ ही रह गया भास्कर बेचारा। रात के इस काले अंधेरे में विशंभर और उसका बेटा भास्कर इस छोटे से नौका में लालटेन की रोशनी के सहारे अपने घर की ओर जा रहे थे। पिताजी। हाँ बेटा बोलो। विशंभर के हाथों में दारू की बोतल थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ 8वीं तक ही है। वहीं उसका बेटा भास्कर नाव को गति देने के लिए चप्पू चला रहा था। हाँ तो क्या हुआ? मैं 8वीं पास हो चुका हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बगल वाले स्कूल में जाना है। तुम 8वीं तक पढ़ लिया? हम तो तीसरी में ही थे जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम कटवा दिया था, फिर हम इस काम में लग गए। पिताजी आप वैसे थोड़ी है, आपने 8वीं तक पढ़ाया है, बस 12वीं तक पढ़ा दीजिए। उसके बाद मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। चुप, एकदम चुप। क्या बोला रे? तू नौकरी करेगा? 12वीं तक पढ़ेगा तू? ज़्यादा हवा में मत उड़। तू भी वही करेगा जो मैं करता हूँ, समझा? क्या समझा? कुछ नहीं समझा मैं। मुझे नहीं करना है ये काम, मैं कोई और काम करूँगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे जमान लगाएगा? दोबारा जबान लगाया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। यहाँ तक देखने के बाद अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर भास्कर के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने ही हाथों से अपने पिता की हत्या कर दी। शाम का वक्त हो रहा था। दिन भर की मेहनत करने के बाद विशंभर गंगा नदी में स्नान कर रहा था। वो मणिकर्णिका घाट पे एक डोम का काम करता था, यानी लाशों को जलाकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करने का काम। वहीं उसका बेटा भास्कर उसकी घाट पे थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। भास्कर महज 14 वर्ष का था, फिर भी अपनी उम्र से कई ज़्यादा मेहनत करता था। मुझे भी नहाना है पर आज पिताजी। मैं भी इतना सुहाना मौसम देखकर उसका नहाने का मन हो रहा था। इसीलिए उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि क्या वो भी नहा सकता है। विशंभर के यहाँ करने पे भास्कर दिन भर की कमाई हुई पैसे की पोटली वहीं घाट पर रखकर नहाने चला जाता है। माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद
दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं, पर यहाँ भास्कर एक गलती कर देता है। वो पैसे की पोटली घाट पर ही भूल जाता है। भास्कर के माँ की अकस्मात मृत्यु के बाद दोनों ही बाप बेटे इस छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। इनका परिवार इतना गरीब था कि अगर ये 2 दिन काम पर ना जाए तो तीसरे दिन इन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ दुकान से 1 किलो चावल ले लो। हाँ अभी जाता हूँ, पैसा दीजिए। घाट पे पोटली दिया था ना, ला पोटली दे। भास्कर को अब एहसास हो चुका था कि उसने घाट पर पोटली छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे पिताजी, पोटली तो घाट पे ही छूट गई। यह बात सुनकर विशंबर का दिमाग खराब हो जाता है। पिताजी छोड़ दीजिए, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। और वो भास्कर को बहुत पीटता है। डर के मारे भास्कर बाहर निकल के भाग आता है और विशंबर उसे बोलता है कि जा अभी घाट पर से वो पोटली लेकर आ, और ना मिले तो वही गंगा में डूब मरना। यह बात सुन के भास्कर को बहुत बुरा लगता है कि चंद पैसों के लिए उसके पिता ने उसके साथ ऐसा किया। पर बेचारा भास्कर क्या करता, वो चुपचाप घाट की ओर चला जाता है। भास्कर उस पैसे की पोटली को वापस लाने के लिए भागते भागते घाट पर पहुंच जाता है, पर अब रात हो चुकी थी और यह बात बताने की जरूरत नहीं कि रात में शमशान घाट कितना खौफनाक और सुनसान हो जाता है। पर बेचारे भास्कर के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि कैसे भी वो पोटली मिल जाए और वो अपने घर जा सके। भास्कर उसी पत्थर के पास जाता है जहां उसने अपनी पोटली रखी थी, पर अब वो पोटली वहां थी ही नहीं। यही तो रखा था, कहाँ गया? भास्कर उस पोटली को हर जगह ढूंढता है, पर शायद ये बात उसे भी पता थी कि वो पोटली कोई और ले जा चुका है। भास्कर निराश होकर वहीं बैठ जाता है। उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो तुरंत उठकर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। बेचारा भास्कर घाट पर ही घूमता रहता है, पर वो घाट पर अकेला नहीं था, उसके साथ अब मैं क्या करूं? घर गया तो पिताजी बहुत मारेंगे। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। वो पोटली ना मिलने की वजह से भास्कर जाकर घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और देखते ही देखते
पता नहीं कब भास्कर को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। भास्कर अभी गहरी नींद में ही था कि तभी उसके पास कोई आता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही भास्कर अपनी आंखें खोलकर देखता है, वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई साधारण इंसान नहीं, एक अघोरी था। अघोरी उससे पूछता है कि आखिर क्या कारण है, वो इतनी रात में यहाँ सोया है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने घर क्यों नहीं जाते? वो मेरे पैसे की पोटली गुम गई। भास्कर उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी पोटली खो गई और उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। सारी बातें सुनकर अघोरी को भास्कर पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। भास्कर बिना कुछ सोचे समझे उस अघोरी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो अघोरी भास्कर को नदी के किनारे पर लेकर आता है, जहां अभी भी कई सारी लाशें सुलग रही थी। वो उन्हीं चिताओं में से थोड़ी सी राख उठाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और जैसे ही अपना हाथ रगड़ता है, उसके हाथों में 100 रुपए की नोट आ जाती है। ये देखकर भास्कर बिल्कुल अचंभित हो जाता है, पर भास्कर के जहन में अभी हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अघोरी बेचारे भास्कर को वो पैसा दे देता है। ये आपने कैसे किया? क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? भास्कर नाम है ना तुम्हारा? जाओ बेटा, अपने घर जाओ। विशंभर तुम्हारी राह देख रहा होगा। इन्हें तो पिताजी और मेरा भी नाम पता है। भास्कर अघोरी की बातें मान अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। भास्कर ने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो उस अघोरी से इतना प्रभावित हो गया था कि पूरी रात बस यही सोचता रहा कि उस अघोरी ने ये कैसे किया होगा। अगर मेरे पास ऐसी शक्तियाँ आ जाए फिर तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। कम से कम पूरी ज़िंदगी मुझे ये डोम का काम तो नहीं करना पड़ेगा। भास्कर को उन सिद्धियों की वासना ने बुरी तरह से जकड़ लिया था। अब आगे भास्कर क्या करेगा? क्या वो इस रात जो हुआ वो ऐसे ही भूल जाएगा, या फिर वो भी इस तंत्र की दुनिया में अपना कदम रखेगा? भास्कर की आगे की कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए अरे लगता है ये वही अघोरी है। भास्कर ऐसे ही रोज की तरह
घाट पे घूम रहा था कि अघोरी को घाट पर बैठकर साधना करते देख भास्कर तुरंत उन्हें पहचान गया और उनके करीब जाने लगा। भास्कर उनकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कोई हलचल किए वो चुपचाप वहीं उनके बगल में बैठ गया और उनकी साधना पूरी होने का इंतज़ार करने लगा। नहीं, मुझे इन्हें उठाना नहीं चाहिए। पता नहीं गुस्सा हो गए तो। ओह, पता नहीं कब उठेंगे ये। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे भी तंत्र सीखना है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? प्लीज़, आप मना मत कीजिएगा। मैं बचपन से ही अध्यात्म की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम तंत्र सीखना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी होगी। जाओ, तुम अपने पिता को बुला के लाओ। पिताजी? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकता। वो कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। गुरुजी, मैं अपने पिताजी को नहीं बता सकता। वो कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। ये मेरी इच्छा है, मैं तंत्र सीखना चाहता हूँ। प्लीज़ गुरुजी। ठीक है, फिर मैं नहीं सिखा सकता तुम्हें। ये बात सुन के भास्कर उनके पैर पकड़ के रोने लगता है। अघोरी से ये देखा नहीं जाता और उसको भास्कर पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे तंत्र सिखाने के लिए राजी हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भास्कर बेहद खुश था क्योंकि वो अघोरी उसे तंत्र की दीक्षा देने के लिए तैयार हो गया था। उस अघोरी के कहे अनुसार भास्कर चुपचाप उनके पीछे पीछे जा रहा था। वे दोनों घाट से काफी दूर आ चुके थे, जंगल के बीचों बीच। भास्कर के मन में अभी भी कई सारे सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब वो अपने आप से ही पूछ रहा था। उसकी कल्पनाएं अब आसमान छू रही थी। वो सोच रहा था कि वो दुनिया भर की सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेगा और इस धरती का सबसे अमीर आदमी बनेगा, पर शायद ये उसकी भूल थी। काफी देर तक चलने के बाद भास्कर को एक कुटिया दिखाई देती है। एक छोटा सा घर जो कि बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों में कई जगह ईंटें निकली हुई थी। यहीं वो अपनी सारी गुप्त साधनाएं किया करता था। वो अघोरी उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर चला जाता है। आ जाओ। मगर भास्कर वहीं जम जाता है। उसके मन में कई सारे ख्याल चलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही हो। मगर अघोरी की उस आवाज ने भास्कर को अपनी ओर खींच लिया और भास्कर घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर काफी अंधेरा होने के बावजूद भास्कर को दिख रहा था कि घर में एक छोटी सी चारपाई, कुछ अनाज के बोरे
और एक यंत्र पड़ा था जिसके माध्यम से वो अघोरी अपनी तंत्र साधनाएं किया करता था। ये सब देखकर भास्कर के मन में कई सारी शंकाएं उठने लगी, पर उस अघोरी ने भास्कर को अपने बगल में बैठने के लिए कहा। भास्कर चुपचाप वहां बैठ गया और उस अघोरी ने भास्कर से आखिरी बार पूछा कि क्या वो इस तंत्र की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार है। भास्कर ने हाँ कह दिया। भास्कर के हाँ कहते ही उस अघोरी ने अपने रक्त से जैसे ही भास्कर को टीका लगाया, भास्कर के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ उठी और वो गहरी साधना में उतर गया। ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो भास्कर ने सिर्फ पहला कदम रखा था, अभी पूरा रास्ता बाकी है। भास्कर आगे क्या करेगा ये तो नियति ही बताएगी। देखते ही देखते दोपहर से रात हो गई, मगर अभी भी भास्कर अपनी साधना में लीन था। वो इतनी गहरी साधना में था कि गुरुजी ने उसे जबरदस्ती उठाया और कहा कि बहुत रात हो गई है, अब वो अपने घर जा सकता है, और उसे कुछ चेतावनियां दी जो उसे तब तक बरतनी थी जब तक अपनी तंत्र की सिद्धि पूरी प्राप्त न कर ले। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम मेरे पास आते रहोगे तब तक ही तुम अपने घर पे ये साधना करना, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना। तुम बिना मेरी सहायता कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ गुरुजी, मुझे याद रहेगा। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। भास्कर उस गहरे अंधेरे जंगल में अकेले ही चल पड़ा था, लेकिन अघोरी को यह भय था कि कहीं भास्कर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभी जो कुछ भी हुआ भास्कर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। भास्कर अब डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भास्कर ने एक बार भी पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पीछे मुड़ा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भास्कर कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए भागते भागते अपने घर के पास पहुंचा, लेकिन आने वाली मुसीबत इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि घर पे उसके पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे। भास्कर डरते डरते अपने दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद ही उसके पिता दरवाजे पर आ गए, मगर उनके चेहरे पर ज़रा भी गुस्सा नहीं था। उन्होंने बेहद प्यार से बात किया। कहाँ गए थे?
पिताजी वो मैं घाट पे। अच्छा ठीक है, आओ। अपने पिता की बातें सुन के भास्कर बिल्कुल दंग रह गया था, क्योंकि उन्होंने जरा भी गुस्सा नहीं किया। भास्कर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 9 दिनों तक लगातार भास्कर अपने पिता से बिना बताए उस अघोरी के पास तंत्र सीखने जाता रहा। रोज की तरह भास्कर घाट पर बैठा हुआ था और उसके पिता किसी ग्राहक से बात कर रहे थे। तभी भास्कर ने बीच में टोकते हुए कहा, पिताजी मैं जाऊं? उसके पिता ग्राहक से बात करने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया और वो वहां से चला गया, अपने घर नहीं उस अघोरी के पास तंत्र सीखने। पिताजी क्या मैं घर जा सकता हूँ? यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भास्कर भी अब तंत्र में बहुत बढ़िया करने लगा था, पर एक दिन उसके पिता को भास्कर पर शक हुआ कि आखिर रोज रोज ये जा कहाँ रहा है। उन्हें लग रहा था कि जरूर कुछ तो गलत कर रहा है ये। इसीलिए आज उन्होंने भास्कर का पीछा करने का सोचा और वो उसके पीछे लग गए। वो बेहद सतर्क थे कि कहीं भास्कर को पता न चल जाए कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए वो छुप छुप के उसके पीछे जा रहे थे। विशंबर उसका पीछा करते करते उस अघोरी के घर के पास पहुंच गया। विशंबर बड़ी ही सावधानी से चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस घर के दरवाजे के पास जाने लगा। और आखिरकार भास्कर पकड़ा गया। यह दृश्य देखकर कि भास्कर एक अघोरी के साथ है, उसके तो होश ही उड़ गए। अरे पिताजी आप? विशंबर ने गुस्से में आकर वहीं भास्कर की पिटाई करनी शुरू कर दी और जैसे ही अघोरी ने उसे रोका तो उनके साथ भी विशंबर की झड़प हो गई। फिर विशंबर उसे मारते पीटते घर ले गया और वहीं कुछ दिनों के लिए भास्कर को घर में बंद कर दिया। यह सारी चीजें होने के बाद भास्कर बहुत दुखी हो गया था और उसने ये फैसला किया वो खुद से ही घर पे अपनी तंत्र की साधना जारी रखेगा। मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी, उस अघोरी की चेतावनी। उस अघोरी ने भास्कर को सख्त मना किया था कि जिस दिन वो उसके पास ना आए उस दिन वो कोई साधना नहीं करेगा। लेकिन भास्कर अपने इतने दिनों की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि कल से ही वो घर पे साधना करेगा और उसने अघोरी के दिए चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पर इसका अंजाम ये हुआ कि भास्कर ने अनजाने में ही नर्क के शैतान को न्योता दे दिया और वो अब उसके साए में आ गया। और भास्कर अब उस शैतान के कब्जे में था। अरे वाह, लगता है मुझे सिद्धियां प्राप्त हो रही है। आज के लिए इतना काफी है। अघोरी को पता चल गया कि भास्कर ने उसकी बातों का उल्लंघन किया और उस सीमा को पार कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। इसीलिए अघोरी उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया। अब आगे भास्कर क्या करेगा, उसके साथ क्या होने वाला है, आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक है।
भास्कर की बस इतनी ही गलती थी कि उसने अघोड़ी के दिए हुए सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। अरे वाह, लगता है मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जाकर घाट पर पिताजी की मदद कर देता हूँ, वरना आज भी मारेंगे। दोपहर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। जल्दी से जाता हूँ। भास्कर बड़ी ही जल्दीबाजी में घाट की ओर निकलने लगता है। आज पिताजी से कहूँगा कि जल्दी से मेरा एडमिशन करवा दे, वरना डेट निकल जाएगी। भास्कर का बहुत मन था कि वो आगे भी पढ़े और एक अच्छी सी नौकरी करे, मगर उसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वो उसे अपनी तरह एक डोम बनाना चाहते थे। नहीं नहीं, 100 रुपये से क्या होगा? कम से कम भी तो 500 रुपये लगेगा। अरे भाई ले लो ना 100 रुपया। तू एक काम कर, ये ले और खुद से जला ले। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। जलाना है कि नहीं पहले ये बता तू। अच्छा ठीक है भाई, ले लो। पिताजी, हाँ जाके उधर बैठ जा। हाँ भैया, तो क्या करना है अब? हाँ ठीक है करो। ठीक से उठाओ, बचना नहीं चाहिए। भास्कर का यही काम था, घाट पर से राख उठाना और गंगा जी में प्रवाहित करना। मगर आज ये काम करते हुए भास्कर के मन में यही सवाल चल रहा था कि कैसे वो अपने पिताजी से खुद के एडमिशन को लेकर बात करेगा। इसी दौरान भास्कर के मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने पिता के साथ नाव के सैर पर निकल जाए और उसी बीच अपने पिता से एडमिशन को लेकर बात कर ले। पिताजी, हाँ बोल। नाव पर सैर करने चले क्या? नहीं, आज मैं थक गया हूँ। अरे पिताजी चलिए ना, बहुत दिन हो गया सैर पर गए। चलिए चप्पू मैं चला दूंगा, प्लीज़ पिताजी। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? तू जाके नाव तैयार कर, मैं आता हूँ दारू लेकर। भास्कर अपने पिता के साथ नदी की सैर पर निकल जाता है, मगर वो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि कैसे वो अपने पिता से बात करेगा। भास्कर के पास यही एक मौका था अपने पिताजी से अपने एडमिशन के बारे में बात करने का। पिताजी, हाँ बेटा बोलो। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ 8वीं तक ही है। भास्कर उस बात को बोलने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, मानो उसे पता हो कि अंत में क्या होने वाला है। हाँ तो क्या हुआ? विशंभर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भास्कर आगे पढ़े और कोई नौकरी करे। मैं 8वीं पास हो चुका हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बगल वाले स्कूल में जाना है। तुम 8वीं तक पढ़ लिया?
हम तो तीसरे में ही थे जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम कटवा दिया था, फिर हम इस काम में लग गए। विशंबर की यह बात सुनकर भास्कर बहुत हताश हो जाता है। पिताजी आप वैसे थोड़ी है, आपने 8वीं तक पढ़ाया है, बस 12वीं तक पढ़ा दीजिए। भास्कर अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। चुप, एकदम चुप। क्या बोला रे? तू नौकरी करेगा? 12वीं तक पढ़ेगा तू? ज़्यादा हवा में मत उड़। तू भी वही करेगा जो मैं करता हूँ, समझा? क्या समझा? कुछ नहीं समझा मैं। मुझे नहीं करना है ये काम, मैं कोई और काम करूँगा। भास्कर बेहद गुस्से में आ जाता है और अपने पिता से जबान लगाने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे जबान लगाएगा? दोबारा जबान लगाया तो तेरी जुबान खींच लूंगा। विशंबर ने उसे जो चांटा मारा, उसकी वजह से भास्कर के अंदर छुपा हुआ वो शैतान जाग गया और अब भास्कर पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। उस शैतान के वश में आके भास्कर ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या करने के बाद भास्कर अभी भी उस शैतान के वश में ही था और उसी हालत में अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। तभी वहाँ बैठे कुत्ते ने भास्कर के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया, मगर भास्कर अभी उस शैतान के कब्जे में था। वो कुत्ता भास्कर से डरकर भाग जाता है। भास्कर के घर में आते ही वहाँ की सारी लाइटें फ्लिकर होने लगती है और वो किसी भूत की तरह एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। भास्कर को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो घर पे कितनी बड़ी गलती करके आया था। भास्कर के ऊपर से अब उस शैतान का कब्जा हट रहा था। जैसे ही भास्कर पर से उस भूत का साया हटता है, वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। इन सारी चीज़ों का कारण सिर्फ यही था, सारी गलती सिर्फ और सिर्फ भास्कर की थी। ना ही भास्कर तंत्र सीखने उस अघोड़ी के पास जाता और ना ही ये सब होता। भास्कर को धीरे धीरे अब कुछ बातें याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जो हुआ वो महज एक सपना था, मगर यही उसकी असलियत थी। अनजाने में ही उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ देखा, उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है।
उस वाक़ये को बीते आज 2 दिन हो चुके थे, पर भास्कर अब तक बेसुध होकर बस रोए ही जा रहा था। वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। वो बहुत दुखी था, पर इंसान को जब भूख लगती है वो सारी बातें भूल बस अपनी पेट भरने की सोचता है। यहाँ भास्कर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो बचे हुए चावल का भात बना रहा था और यह घर में बचा हुआ आखिरी राशन था। भास्कर खाना खाकर सोने चला जाता है। ये महज एक सपना था, मगर भास्कर बहुत ज़्यादा डर चुका था। अचानक से बर्तनों की आवाज़ ने भास्कर को और भी ज़्यादा डरा दिया, जैसे उसे पता था कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक से उसका बिस्तर हिलने लगता है। वहाँ बिस्तर के नीचे कुछ तो था, जिसकी वजह से भास्कर बहुत ज़्यादा डर चुका था। और वो बिस्तर से छलांग लगाकर घर से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी वो पोजेस्ड हो गया और वहीं गिर गया। भास्कर की आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? वो हर तरफ देखता है, मगर वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। कोई है? कोई है? कोई है? कौन है? तभी उसे पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आती है। भास्कर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही दृश्य दिखता है जिसमें उसने अपने पिता की हत्या कर दी। भास्कर भागते हुए जाता है ताकि वो उसे रोक पाए, मगर वो एक छलावा था। भास्कर सुबह उठकर खाना बनाने की सोचता है, मगर देखता है तो सारा राशन खत्म हो चुका था। अगर अब भास्कर काम पर नहीं जाता तो उसे भूखा रहना पड़ता और उसकी भूख से ही जान चली जाती। कुछ पैसे कमाने के लिए भास्कर घाट पर पहुंच जाता है और थोड़ा बहुत काम करके फिर घाट के किनारे पर बैठ जाता है। वक्त बीतता जाता है
और शाम हो जाती है। वो क्या है? कुछ दूर पे भास्कर को कुछ तैरता हुआ दिखता है। वो उसके नज़दीक जाता है देखने की आखिर क्या चीज़ है। उसे लग रहा था कि कोई लाश है, इसलिए वो और नज़दीक जाता है और देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि विशंबर था। भास्कर बेहद दुखी हो जाता है अपने पिता को देखकर। भास्कर को वो शैतान पानी के अंदर खींच लेता है। हे भास्कर, उठो। अंत में वो अघोरी आकर भास्कर की जान बचा लेता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमें पता है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं।